हेलो एवरीवन, जय हिंद। राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नए मुद्दे पे चर्चा करेंगे। उसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामला एक काफी अहम मामला है हमारे संविधान के दृष्टिकोण से, और हमारे भारत के संविधान का संरक्षण के रूप में इस मामले को देखा जाता है। तो इस वजह से काफी महत्वपूर्ण मामला हो जाता है हमारे भारतीय अकॉर्डिंग टू भारतीय संविधान के दृष्टि से, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। इसको हर किसी ने जानना चाहिए कि ये हमारे भारत के संविधान के संरक्षण के रूप में यह फैसला दिया गया था। तब से ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी महत्वपूर्ण एग्जामों में इसको बार बार पूछा भी गया है, तो यह हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो यह मामला अभी हम क्यों ले रहे हैं, तो क्योंकि फिलहाल हाल ही में केशवानंद भारती जी का निधन हो गया है, और भारत के पीएम सहित भारत के कई बड़े बड़े मान्यगण्य नेताओं ने जो इनके निधन के प्रति दुख व्यक्त किया है। तो यह काफी मामला क्या है, केशवानंद भारती कौन थे, तो अभी तक हमें यह भी पता नहीं है कि केशवानंद भारती, हमारी जनरली यह समझ होती है कि केशवानंद भारती एक कोई बड़े जज थे या कोई एक वकील थे या एक एक्टिविस्ट थे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। केशवानंद भारती जो थे ये शंकराचार्य थे, एक पंडित थे, शंकराचार्य जी थे जो धार्मिक गुरु थे। तो इनके बारे में क्या है हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, और यह मामला कब आया, क्यों आया, इसके पीछे की क्या पार्श्वभूमि थी, इन तमाम मुद्दों पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि यह मामला बेसिकली क्या था, क्यों आया हमारे भारतीय संविधान में, और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारा जब भारत जब आजाद हुआ, आजादी के बाद जब हमारे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग हमारे देश में जब संसद चलने लगी, तब 1951 में भारत ने पहला संविधान संशोधन बिल लाया। 10 मई 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संसद में लाया और जून महीने में इसे पारित भी करा लिया, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मेजोरिटी थी और उनका कद था और नेताओं से काफी बड़ा कद था। और सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कद की जो चर्चा होती थी पूरे विश्व में, यानी इंटरनेशनल लेवल पे उनकी काफी बड़ी मान्यता थी। तो यह भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी था, और यह भी हमें समझना पड़ेगा कि उस समय कोई भी यानी जज उनके खिलाफ नहीं जा सकता था, यानी उनको चुनौती देना उस समय के दौर में, जैसे एक तो मेजोरिटी उनकी सरकार थी, दूसरी बात है कि उस समय उतने कद्दावर नेता को कोई चुनौती दे ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता था। लेकिन उस समय जो संविधान संशोधन, पहला जो संविधान संशोधन लाया गया, जो भूमि सुधार के बारे में और संपत्ति का जो अधिकार था, आर्टिकल 31 को हटा के कुछ उसमें बातें जोड़ी गई, और उसमें हमें यह भी पता है कि 1951 में 9वीं अनुसूची लाई गई, जिसके तहत कि कोई भी मामला हो तो हम उसमें अगर उसमें इंक्लूड कर दें तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो यह भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण बात थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय लाई थी। उस समय उसकी रिक्वायरमेंट थी, हमारे देश को उसकी जरूरत थी। भूमिहीन किसानों को जो संपत्ति का अनइक्वलेंस जो बंटवारा हुआ था हमारे देश में आज भी है, लेकिन उस समय उनको यह महसूस हुआ कि इसकी बंटवारे को लेके हर किसी को उसको संपत्ति को लेके एक उनका उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो नेहरू जी ने यह लाया। लेकिन अब बात क्या होती है कि अगर संपत्ति के जब मामला आता है तो इतने बड़े बड़े जमींदार, शाहूकार, हमारे देश में लैंडलॉर्ड की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इसमें पहला मामला था शंकरी प्रसाद, यह भारत के संवैधानिक वैधता के बारे में यह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और
उस समय अनुच्छेद, भारत के अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद जो है 368 के तहत कि क्या भारतीय संविधान को, संसद को यह अधिकार है कि यह भारत के किसी भी अनुच्छेद में, मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकता है। तो इस शंकरी प्रसाद के मामले में जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्या था कि उन्होंने यह फैसला दिया कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। तो यह फैसला उस समय शंकरी प्रसाद मामले में दिया गया। तो यह काफी अहम मुद्दा था, वो आने भी वाला था, क्योंकि उस समय उतने बड़े नेता ने जो संविधान अमेंडमेंट लाया था और उनको चैलेंज करना एक बहुत बड़ी बात थी। बाद के काल में जब 17वां संविधान संशोधन लाया गया, 17वां संविधान संशोधन लाया गया, उस समय भी भूमि सुधार को लेके ही ये मामला आया था, जिसको 1967 में लाया गया। और यह मामला उस समय आप समझ सकते हैं कि भारत की नहीं तो दुनिया में भी एक जानी मानी लेडी के रूप में पहचानी जाती है, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी। उस समय इनकी सरकार, और उस समय गोलकनाथ मामला यह पंजाब से उठा, और यह भी मामला क्या था, भूमि के संपत्ति को लेकर। तो यह भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और इसमें 11 जजों की बेंच बैठी, और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम फैसला दिया, काफी महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मूल अधिकारों में संसद को कोई अधिकार न है उसमें परिवर्तन कर सके। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसको संसद परिवर्तित नहीं कर सकती। भारत के मूल अधिकारों में किसी तरह का बदलाव करने का संसद को कोई अधिकार नहीं है। तो यह काफी अहम फैसला कौन से केस में दिया गया था, गोलकनाथ केस में दिया गया था। तो यह काफी महत्वपूर्ण था। अब क्या था कि बात आती है, फिर ईगो पे बात आ जाती है। उस समय आपको पता है कि सरकार इंदिरा गांधी की थी। उस समय 24वां संविधान संशोधन लाया गया, 24वां संविधान संशोधन लाया गया, और इस संशोधन में यह डिसाइड किया गया, यह तय किया गया कि भारत का संविधान संशोधन 24वां संशोधन में यह बात कही गई कि संसद को यह अधिकार है कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संसद परिवर्तन कर सकता है ना। संसद में परिवर्तन कर सकता है, अनुच्छेद में परिवर्तन कर सकता है। यानी भारतीय संसद को यह पावर है कि वह किसी भी अनुच्छेद में बदलाव कर सकता है, मूल अधिकार हो चाहे कोई भी पार्ट हो संविधान का। तो यह 24वां संविधान संशोधन में कही गई बात थी। अब इसमें हम समझ सकते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने सामने आ गई, यानी काफी डिस्प्यूट मुद्दा बन गया था कि इसमें अपने कार्य क्षेत्र को लेके एक थोड़ा डिस्प्यूट का मामला बन गया था कि किसकी पावर ज्यादा है। उसी समय अब हम देखते हैं कि इसी समय एक केस आता है, केशवानंद भारती केस। अब इस पिक्चर में हम इसको गेस करें, पिक्चर में इसे लाए कि केशवानंद भारती मामला आता है और ये काफी अहम मामला हो जाता है। अब ये केशवानंद भारती मामला क्या था, आइए समझते हैं। तो यह केरल राज्य, जो केशवानंद भारती थे, ये केरल यानी एडनिर जो मठ था, केरल का एडनिर मठ, यहाँ के ये शंकराचार्य थे, यानी इनको उपाधि थे, जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने जो मठों की स्थापना की है। तो उसमें से यानी जो मठ था एडनिर मठ, तो इनको शंकराचार्य का दर्जा दिया गया है। तो इनको जो संपत्ति थी, अब क्या हुआ कि 1971 में वहां वामपंथी सरकार बनती है। 1971 में वहां पे वामपंथी सरकार बनती है और वामपंथी सरकार ने एक डिसीजन, कायदा बनाया, भूमि सुधार कानून के तहत वहां पे जमीन अधिग्रहण करना शुरू किया और वह जमीन अधिग्रहण करके गरीबों में जो भूमिहीन किसान थे, भूमिहीन को बांटना शुरू किया। तो ये जो बड़े बड़े मठ थे, हमें पता है कि हमारे भारत देश में
मठों मंदिरों के पास काफी बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, संस्थाओं के पास जमीनें हुआ करती थी। तो केरल सरकार ने क्या फैसला किया कि इस जमीनी को अपने अधिग्रहण करके जो भूमिहीन लोग हैं उन पे बांटा जाए। ये काफी महत्वपूर्ण फैसला है और काफी एक अच्छा मान सकते हैं हमारे डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन जो मठाधीश होते हैं, हमें तो पता है कि कोई अपनी संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो जो केशवानंद जी थे, केशवानंद भारती, इन्होंने केरल के हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया। केरल हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी और आर्टिकल 26 का एग्जाम्पल, यानी उन्होंने बोला कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। हमें आर्टिकल 20, हमें पता है कि धार्मिकता के तहत हमें एक्टिविटीज करने का, अपने अधिकारों का, यानी सारी चीजें हम 26, 25 से 29, 30 तक आप जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो उसको लेकर उन्होंने चुनौती दी, कहां पे? केरल हाईकोर्ट में। तो केरल हाईकोर्ट में क्या हुआ कि जब ये मामला सुना गया, जो केशवानंद भारती जी का जो मामला था, तो केरल हाईकोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी इस पे इनके खिलाफ फैसला सुनाया। इसके खिलाफ जो फैसला सुनाया तो ये काफी नाराज हो गए। इनको लगा कि अब आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो इसमें एक पिक्चर में हम एक व्यक्ति को और यहाँ पे देखते हैं जो काफी अहम रोल निभाता है। उनका नाम था नाना पालकीवाला। नाना पालकीवाला जो थे एक काफी जाने माने वकील और संविधान के जानकार थे। इनका रोल काफी अहम आ जाता है यहाँ पे। अब इन्होंने यह मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की सोची, यानी इन्होंने यह मामले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही कोई मामले की राह देख रही थी जो कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में एक अलग डिफरेंस साबित हो सके। अब यहाँ क्या हो रहा है कि न्यायपालिका जो डिस्प्यूट बना हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट को यह मुद्दा मिल गया। उनको उसको तो चाहिए था ऐसा मुद्दा कि कोई मुद्दा ऐसा आए। तो यह मुद्दा चल के आया सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 13 जजों की बेंच बैठाई। हमने देखा था कि गोलकनाथ मामले में 11 जजों की बेंच बैठी थी और इस मामले में जो केशवानंद भारती जो केस था, इसमें 13 जजों की बेंच बैठी और काफी बड़ी बेंच अब तक की मानी जाती है। ये महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि यह सुनवाई 68 डे यानी 68 दिनों तक यह कंटिन्यू चली। यह सुनवाई इस पे, इसके प्रोज कॉन्स क्या क्या है, क्या इसमें कमियां हैं खामियां, ये सारी चीजों पे यानी 68 दिन तक इस पे कंटिन्यूस इस पे चर्चा हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया, इसमें 13 जजों की बेंच थी और 7 वर्सेस 6 यानी 7-6 के इसमें फैसला दिया। यानी एक वोट से, ओनली एक वोट के से यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि संसद को भारतीय मूल ढांचे यानी मूल भावना जो है, भारतीय संविधान की जो मूल भावना है, जो मूल ढांचा है, उसमें परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, शक्ति नहीं है। यह काफी अहम फैसला इस बेंच ने दिया। और इस बेंच में क्या, जैसे 7 जज थे, उन्होंने किस फेवर में दिया कि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन संसद नहीं कर सकती। और 6 जो जज थे उन्होंने फैसला क्या दिया, इन्होंने फैसला यह दिया कि परिवर्तन कर सकती है। लेकिन मेजोरिटी, हमारी डेमोक्रेसी चलती है तो इसमें हम 7 जजों का जो फैसला था उसे मान्य होता है, अभी भी वही प्रथा है। तो 7 जजों का फैसला जो मान्य हुआ कि उन्होंने बोला कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में आर्टिकल 368 के तहत या मूल ढांचे को ठेस पहुंचाए बिना आप कुछ परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन मूल भावना को ठेस पहुंचाए बिना लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यह काफी महत्वपूर्ण फैसला इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी मजबूत ताकत आ गई, यानी एक ऐसी चाबी उसके हाथ में आ गई जो
न्यायपालिका के हाथ में जो चाबी है तो अभी तक उसका उपयोग वह बार बार करते आ रहे हैं कि हम बताएंगे कि मूल ढांचा क्या है। बेसिकली अभी हमें यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि मूल ढांचा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट जब जब अपने फैसले में ये डिसाइड करेगी कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, लेकिन कुछ बातें हैं जो उसके जरिए हम मूल भावना को समझ सकते हैं। कुछ बातों को कुछ केसों के द्वारा हम उसे मान सकते हैं कि भारत का मूल ढांचा क्या है। किसी टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में हम समझाएंगे कि मूल ढांचे में क्या क्या बातें शामिल है। तो हमें यहाँ जानना है कि ये जब उस समय, अब बात क्या हुई कि नाना पालकीवाला ने इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी केशवानंद भारती हार गए। एक केस को सुप्रीम कोर्ट में भी केशवानंद भारती हार गए, लेकिन हारते हुए भी इनकी जीत साबित हुई, लेकिन इनका नाम इस केस में अमर हो गया, इसलिए कि यह भारतीय संविधान का एक संरक्षक के रूप में इसे जाना जाता है। ये काफी अहम फैसला था। उस समय हमें पता है कि नेता जो होते हैं हमारे ईगो पे ज्यादा ले लेते हैं, कोई भी बात को ईगो पे ज्यादा लेना इनकी एक नेचुरल गुण होता है इनमें। तो उस समय इंदिरा गांधी जो थी, तब तो उस सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस, आपको पता होगा कि जो उनकी जो वरीयता होती है, जो सीनियरिटी के बेस पे उनकी नियुक्ति की जाती है चीफ जस्टिस के रूप में। तो चीफ जस्टिस जो बनने वाले थे, जो 7 जजों में से एक थे, वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये 6 जो जूनियर जज थे, इनमें से एक को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, चीफ जस्टिस बनाया। उस समय से हम मान सकते हैं कि इसी समय से भारतीय न्यायपालिका में कुछ इंटरफेरेंस चालू हुआ है। तो अभी यहीं से हम शुरुआत इसकी मान सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय जब नाना पालकीवाला ने कुछ बातें रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इस चीफ जस्टिस बनाने के पीछे का मकसद जो था श्रीमती इंदिरा गांधी का, कि इस केस को फिर से दोबारा ओपन किया जाए, खोला जाए, ताकि जो हमारी सुप्रीमेसी है संसद की वो बने रहे। लेकिन नाना पालकीवाला ने कुछ दलीलें देके सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने में सफल रहे कि अगर यह फाइल अगर फिर से खोली जाती है तो संविधान के काफी पेच फंस सकते हैं और काफी उलझ सकता है मामला। तो इस केस को आगे ना खोला जाए और उसको जो केस पे फाइनली जो फैसला आया है उस पे आगे की बातें कंटिन्यू किया जाए। तो यह काफी अहम मामला था जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो 13 जजों की बेंच बैठी थी, उसमें 7 वर्सेस 6 के, इससे एक वोट के इस मात्र एक जज ने ज्यादा यानी फेवर में यानी मेजोरिटी में फैसला दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अहम फैसला था यह हमारे संविधान के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, यह था केशवानंद भारती मामला। तो केशवानंद जी एक शंकराचार्य थे जो केरल मठ के मठाधीश थे। तो आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आने वाले एग्जाम में इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप इसको टैकल करने में सक्षम होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।